हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस का यह अगला सेट लाए हैं, जो कि पिछले सक्षमता में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित तैयार किया गया है। तो आइए बिना देर के हुए चलते हैं पहले प्रश्नों की तरफ। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था। तो अगर हम लोग बात करें, गांधी जी जब बैरिस्ट्री यानी वकालत की शिक्षा पा करके आए तो फिर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे केसलर ने। वहाँ भी हालांकि उन्होंने सत्याग्रह किया, लेकिन जब वो 1915 में भारत वापस लौटे तो फिर यहाँ के स्थिति का जायजा लिया और अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। एक एक बातों से प्रश्न निकलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप कर पा रहे हैं तो 1915 में गांधी जी जब भारत आ गए, उसके बाद जो है राजकुमार शुक्ल जो है जाकर के गांधी जी को ये बिहार आने के लिए न्योता दिया और उन्हीं के न्योता देने पर गांधी जी 1917 में बिहार के चंपारण में आए और यहाँ से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि कहाँ से शुरू किया, तो चंपारण से। किसके विरुद्ध शुरू किया था, तो चंपारण के किसानों को जो है नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करना पड़ता था, जिसके विरुद्ध गांधी जी जो है अपना पहला सत्याग्रह 1917 में शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में यह दूसरा अधिवेशन था बिहार का, क्योंकि इससे पहले 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार के बांकीपुर में पहला अधिवेशन हुआ था और उसके बाद दूसरा अधिवेशन उसके 10 साल के बाद गया में हुआ और उसकी अध्यक्षता किए थे कौन, तो चित्तरंजन दास यानी CR दास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चित्तरंजन दास जाने जाते हैं ये देशबंधु के रूप में, और इनका जो है ये इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, इनके प्रमुख कार्य में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय जिले में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध लोगों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, तो जब पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस वक्त बिहार में बेगूसराय के लोगों ने जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध उसी आंदोलन में अपना आंदोलन भी शामिल किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चल रहा था, तो 1930 ईस्वी में शुरू से हुआ था। तो शुरू हुआ था कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ ये निकले थे साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल को नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हुए पूरे भारतवर्ष में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। कब, 6 अप्रैल 1930 से, और उसी आंदोलन का हिस्सा था बेगूसराय का चौकीदारी कर। अगला क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ। तो वर्धमान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, तो इनका जन्म जो है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है, याद रखिएगा। एक प्रश्न ये बन सकता है कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडग्राम वैशाली में। यह जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं, तो 24वें तीर्थंकर हैं। उसके बाद जो है महावीर का नाम क्या है, तो वर्धमान नाम है, याद रखेंगे। इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है यानी इनका जो स्वर्गवास हुआ है वह कहाँ हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि पावापुरी में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। जी, विष्णुपद मंदिर जो है पटना, गया, जमुई, दानापुर, इनमें से कहाँ स्थित है। तो इस 5वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि विष्णुपद मंदिर जो है वो बिहार के गया जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजगिरी का पुराना नाम क्या है। तो राजगिरी जो कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसका जो पुराना नाम है राजगिरी का वह गिरी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, या फिर राजगिरी और आधुनिक नाम राजगीर के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे हम लोग। तो इसका 6ठा नंबर प्रश्न के लिए भी जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि राजगिरी का पुराना नाम क्या है, गिरी ब्रिज है। और राजगिरी जो है यह मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। उसके बाद मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र आई, फिर उसके बाद वैशाली, फिर पुनः पाटलिपुत्र, इस तरह से गया, लेकिन प्रथम राजधानी जो है वो गिरी ब्रिज राजगीर ही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि बिहार में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है।
तो बिहार, यह जो आंकड़े हैं ये 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो साक्षरता दर है वह कितना है, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार का जो साक्षरता दर है वह है 61.8%, यानी ऑप्शन नंबर डी 7वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है कि इसका बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं वह जाने जाते हैं मेगास्थनीज, जो कि कहाँ के ये थे, तो यह यूनानी यात्री हैं जो भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान, और ये यूनान के शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत के रूप में आए थे ये मेगास्थनीज, और इन्होंने जो है यहाँ आकर के एक पुस्तक की रचना की जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो उनकी जो जुड़ी घटनाएं हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जब अपना गृह त्याग किए थे तो उस घटना को जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण के नाम से, और जब ज्ञान की प्राप्ति आपको गया जिले में निरंजना नदी के तट पर हुई, उसके बाद आपने जो प्रथम उपदेश दिया है, प्रथम उपदेश को जाना जाता है, यानी उपदेश को जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। तो महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया है वह कहाँ दिया है, वह सारनाथ में दिया है, अर्थात इस 9वां नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें मिलती है। तो वायुमंडल में, जो वायुमंडल हमारे चारों ओर वायु से घिरा आवरण जो वायुमंडल है, उसमें जो हवा गैसों का मिश्रण है, इसमें से सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है वायुमंडल में वह नाइट्रोजन गैस है, जिसकी मात्रा कितनी है, 78% है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वह ऑक्सीजन गैस है जो लगभग 21% पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% पाया जाता है, और बाकी के 0.97% में अन्य जितने भी गैस है वो सभी पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन से गैस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जो है ये उसके बाद अन्य जितने भी गैस है वो सभी 0.97% में पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस, अक्रिय यानी जो गैस क्रिया नहीं करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो गैस है जैसे हीलियम है, नियन है, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, ये सारे अक्रिय गैस है। कौन कौन है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो इनमें जो अक्रिय गैस के जो नाम हमने अभी कहे हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो विद्वान है वायुमंडल में वह आर्गन गैस जो है, ये सबसे अधिक मात्रा में विद्वान है अक्रिय गैस। और अगर ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन सी गैस है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन, कितना परसेंट, तो कुल गैस का 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेघ का गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है। वायुमंडल की जो परत है, पृथ्वी से जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो वायुमंडल का परत जो अलग अलग परत में शुरू होता है, तो सबसे जो निचला परत है उसको क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल इसी में जो है वायुमंडल में बादल इसी में स्थित रहते हैं, अर्थात मेघ का जो गर्जन है वह क्षोभ मंडल में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम लोग इसमें करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाए जाते हैं। ओजोन जो कि अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणों से हम लोगों की रक्षा करता है, तो अगर ओजोन न रहे तो सूरज की किरण से निकलने वाली पराबैंगनी किरण सीधा धरती पर आएगी, जिससे एक तो यहाँ की गर्मी बढ़ेगी, दूसरा हर एक जो जीव जंतु है उसमें चर्म रोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात ओजोन जो क्या है कि समझिए हम लोग का रक्षा कवच है, वायुमंडल में हमारा रक्षा कवच है, जो किससे रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरण सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, और यह कहाँ पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होती है। इसका जो सही उत्तर होगा
13वां नंबर प्रश्न के लिए कि जो वायुमंडल की सतह से परावर्तित होने वाली जो ये दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, वह ऑप्शन नंबर ए है कि आयन मंडल से वो तरंगे जो है परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो यह जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय राज्य का मासिन राम जगह है, या फिर मासिम लिखा हुआ, मासिन राम पढ़ेंगे इसको हम लोग। कौन सी जगह है? मासिन राम, मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है कि विश्व में सबसे बड़े मीठे जल का झील कौन सा है। तो पूरे विश्व की बात हो रही है, तो विश्व में जो सबसे बड़े मीठे पानी का झील है उसको किस नाम से जानते हैं? तो विश्व में जो सबसे बड़े मीठे पानी का झील है उसको सुपीरियर झील के नाम से जानते हैं। जो और अगर भारत की बात की जाए कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो उलर झील है, जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ये भारत का सबसे मीठे पानी का झील उलर झील, और विश्व में जो मीठे पानी का झील है वो सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पूरे पृथ्वी का जो सबसे गहरा स्थल है वो मृत सागर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर है। और पृथ्वी का सबसे अगर ऊंचा स्थल यानी सबसे ऊंची चोटी की बात हो जाए, ऊंचा स्थल का अर्थ क्या हुआ? सबसे ऊंची चोटी, पहाड़। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा एवरेस्ट की चोटी, जो कि नेपाल में स्थित है और जहां उसको सागर माता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है, इसका जो सबसे सही उत्तर होगा 17वां नंबर प्रश्न का, वह है ऑप्शन नंबर बी कि नरेंद्र नाथ दत्त है। और आपके जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। याद रखिएगा, 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। और इनका जो वास्तविक नाम है वह नरेंद्र नाथ दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है, तो सबसे जो लंबा बांध है वह कौन सा है? महानदी पर स्थित। कहाँ स्थित है सबसे लंबा बांध? महानदी पर स्थित जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा, महानदी पर स्थित जो है ये हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप प्रश्नों का उत्तर पहले कर पा रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। जी, सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है, मलीगुड़ा सुरंग है, कामशेट है, या फिर चेनानी नैशारी सुरंग है। तो इसका सही उत्तर 19वां नंबर प्रश्न के लिए है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि चेनानी नैशारी सुरंग जो है भारत का सबसे लंबी सुरंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत में जो सबसे ऊंची मूर्ति है हम सभी जानते हैं कि जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की जो पटेल की जो मूर्ति है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उसमें 565 से अधिक रियासतें थी और उन सभी छोटे छोटे रियासतों को एकीकृत करके एक एकीकृत भारत बनाने का जो कार्य किया था, उसी की स्मृति में, उसी के याद में जो है आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति जो है नर्मदा नदी पर स्थापित की गई है गुजरात राज्य में, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है 20वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ और राज्यों का जो अलग अलग बंटवारा हुआ, उसमें राज्य के जो प्रथम महिला राज्यपाल हुई हैं वो कौन हैं। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है, ये प्रश्न बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस जो ऑप्शन है इसके उत्तर हैं उनसे कई प्रकार के और भी प्रश्न बनते हैं। इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि सरोजिनी नायडू जो है वह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। किस राज्य की हुई थी? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की हुई थी। और जो सरोजिनी नायडू को जो है भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, यानी इनका स्वर इतना अच्छा था कि इनको किस नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से। दूसरी बात कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम
भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू ही हुई हैं। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात हो तो वो एनी बेसेंट है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा जो है वो सरोजिनी नायडू हुई है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न के उत्तर इससे मिलते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की हुई थी, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला राज्यपाल है। नेक्स्ट सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात किस अनुपात में है? तो ध्वज को जब हम लोग देखते हैं तो हमें उससे स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि हमारे ध्वज का जो अनुपात है वो 3:2 का अनुपात है। यानी अगर 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर चौड़ा होगा, 3 फीट लंबा होगा तो 2 फीट चौड़ा होगा। ये अनुपात जो है 3 इंच अगर लंबा होगा तो 2 इंच चौड़ा होगा। ये 3:2 का अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जो नदी प्रमुख रूप से जानी जाती है वह है गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो पिछले प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे थे? भारत की सबसे लंबा बांध। यहाँ पर कौन सा प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है यह है सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नंगल बांध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे इस सीरीज में मिलेंगे, जो आपसे आने वाले प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 25वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर है कि 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है, यानी जो किनारे की लंबाई है, इधर अगर ध्यान से देखा जाए गुजरात के नीचे महाराष्ट्र से लेकर के इधर पूरा बंगाल तक ये जो तटीय किनारा है, इसकी जो कुल लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो इधर ये अलग अलग राज्यों से होकर के पूरा बंगाल तक आती है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? ऊपर में जो है ये स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और इधर जो तटीय सीमा की लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर। याद रखेंगे भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो स्थल सीमा है वो मुख्य रूप से 7 देशों के साथ लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा। तो इस 7 देशों के साथ जो है भारत की सीमाएं लगती है। कौन कौन देश है एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा यानी म्यांमार। इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जिसमें जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है स्थलीय सीमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो उद्गम स्थल जो भारत में नहीं है वह इन नदियों में से चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास में से सतलज नदी है, जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और यहाँ पर से 2-3 और नदी निकलती है जो भारत में प्रवाहित होती है। उसमें मुख्य रूप से सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, जो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो सिंधु और सतलज तो एक ही रास्ते में प्रवाहित होते हुए आती है। सिंधु की ही सहायक नदी है सतलज। ब्रह्मपुत्र का रास्ता बदल जाता है, ये चीन होते हुए ये तिब्बत होते हुए बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में आकर के प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है और माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है?
तो भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है वो चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए। 30वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा ये बाघ अभयारण्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, जो कि साइंस से रिलेटेड प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से तैयार किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो तैयार किए जाते हैं वह जिप्सम से तैयार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका कार्य कौन सा है? तो इसका कार्य है कि डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात कि जो शिल्पकार हैं मूर्ति वगैरह बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि लोहे में जंग का लगना कौन सी क्रिया है? तो लोहे में जो जंग का लगना है, रस्टिंग है, यह एक रासायनिक क्रिया है। दो प्रकार की क्रिया होती है या फिर दो प्रकार के परिवर्तन कहिए, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो है वो टेम्पोररी परिवर्तन होता है, उसके बाद जो है फिर हमको वापस उस स्टेट में आ सकता है पदार्थ। लेकिन रासायनिक एक परमानेंट चेंज होता है, जब यह एक बार चेंज हो गया तो फिर दोबारा उस स्टेट में नहीं आता है। उसी प्रकार से जंग का लगना है, एक बार जंग लग करके अगर ख़राब हो गया तो फिर दोबारा उस स्टेट में नहीं आएगा। लेकिन जैसे अगर बात किया जाए कि ये पानी का बर्फ़ में बदलना, बर्फ़ फिर पानी बन जाएगा। उसी प्रकार से गूथे हुए आटे को अगर हम लोग दबा दें फिर वापस उसी स्टेज में आ जाता है। किसी रबर को हम लोग खींच के लंबा कर दें फिर वापस उस स्टेज में आ जाता है। तो इस प्रकार की जो चेंजिंग है कि जो पुनः अपने वापस उसी रूप में आ जाता है वो भौतिक परिवर्तन में जाना जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि किसी पदार्थ का जल जाना, जलने के बाद राख हो जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। जो जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। उसके बाद जो है दूध से दही का जम जाना, ये सभी रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो साधारण नमक जो खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। सूत्र क्या है? NaCl। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर ढुलकने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? तो कोई भी लुढ़कती हुई जो भी गेंद है या इस प्रकार का कोई भी ये है, तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करता है तो उस मान लीजिए कि अगर सड़क पर ही कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो उस सतह पर गेंद अगर लुढ़क रहा है तो यहाँ पर सड़क और गेंद के सतह के बीच एक बल कार्य करता है जो गतिमान वस्तु के गति का विरोध करता है, जिसको घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। यानी अगर सड़क पे कोई गेंद लुढ़क रहा है तो गेंद की सतह, सड़क और गेंद की सतह जहाँ पर दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पर गेंद के गति के विपरीत, गेंद अगर पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसके पूरब की ओर एक बल कार्य करता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। घर्षण बल के कारण जब हम अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। तो ये सभी कार्य जो है घर्षण बल के कारण ही संभव हो पाते हैं। घर्षण बल अगर ना हो तो फिर हम लोग जमीन पर नहीं चल पाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो कुछ समय कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है, क्यों? तो जब हम लोग किसी तेज धूप में अगर मैदान में रहते हैं और फिर अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आँख की जो आइरिस है वह तेज धूप में सिकुड़ी हुई रहती है। कम रोशनी जाने के लिए आँख में, आँख की ये समंजन क्षमता है, आँख इसे अपने आप एडजस्ट करता है। लेकिन जैसे ही हम कमरे में जाते हैं जहाँ अंधेरा होता है तो चूँकि जो आँख की आइरिस है वो सिकुड़ी हुई रहती है, इसलिए कम प्रकाश अंदर जाता है जिस कारण हमें दिखाई सा नहीं पड़ता है। फिर उसकी जो ये आइरिस है वो थोड़ा सा फैलती है और फैलने के पश्चात जो है हमें दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि जब हम लोग बंद कमरे से या अंधेरे वाले कमरे से अचानक रोशनी में आते हैं तो आँख जो है चौंध जाता है। तो ये, और अगर तेज धूप से अंदर जाते हैं तो आँख जो कुछ देर दिखाई नहीं पड़ता है। यह आइरिस के फैलने और सिकुड़ने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है। तो ध्वनि जो है यह किसी भी माध्यम में ही गति करेगा,
चाहे वो ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो या गैसीय माध्यम हो, यानी ध्वनि निर्वात में गति नहीं करेगा। अगर ध्वनि का गति जो है वो निर्वात में, यानी जहाँ पर हवा भी ना हो, जहाँ पर गैस भी ना हो, वहाँ पर ध्वनि गति नहीं करेगा। जिसमें ध्वनि का गति वो गैस में सबसे कम, द्रव में मीडियम और ठोस में सबसे अधिक होता है। इस प्रकार ऑप्शंस का अगर देखें तो वायु जो कि गैस है यहाँ सबसे कम होगा, जल है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और स्टील है जो कि ठोस है इसमें अधिक होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक गति स्टील में होगा। क्यों? क्योंकि वायु और जल दो मीडियम है, निर्वात में तो ध्वनि गति ही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको लैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लैक्टोमीटर के नाम से। और दूध से दही जो बनता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह से संभव हो पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किस कारण से होती है? या फिर हम ये कहें कि सिरका में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके की जो प्रकृति है अम्लीय होने का वह है कि एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसलिए सिरका की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 39 है कि बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बैटरी बनाने में जो है वह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। H2SO4 कौन का? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी देखें कि एसिटिक अम्ल किसमें? सिरका में। हमारे आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहते हैं जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो किसी भी रासायनिक यौगिक जो तत्व है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु कहलाता है, और यौगिक की जो सबसे छोटी इकाई है वो अणु कहलाता है। याद रखिएगा, 3 प्रकार के पदार्थ की रासायनिक अवस्था पढ़े हम लोग, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है वह कौन सा कहलाता है? परमाणु। और जो यौगिक की सबसे छोटी इकाई है वो अणु कहलाता है। और परमाणु के ही कण होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसको हम लोग अगले ये में विस्तृत से देखेंगे, विस्तार से। इस प्रकार दोस्तों हम लोग इस सेट में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे हम उम्मीद करते हैं कि वह प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। अर्थात आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चलते चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।